गुड मॉर्निंग सर। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने सिर्फ इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, अभी इसके बेसिक्स आ रहे हैं थोड़ा सा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 2 डाउट्स थे सर उसकी वर्कशीट में सर। चलो डाउट्स बाद में देख लेंगे, टॉपिक स्टार्ट है इसको भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, एक आधा डाउट तो बाद में देख लेंगे, दिक्कत नहीं है। ओके सर। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं इसको। सर्कुलर अरेंजमेंट में जो आपका क्वेश्चन आता है एक सर्कुलर अरेंजमेंट का, ठीक है, एक पीपीओ क्वेश्चन आता है। एसएससी में क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अगर आया तो मतलब बेसिकली बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है उसमें, तो 6 पीपल के अरेंजमेंट का भी आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जितने भी लोगों को आप अरेंज कर रहे हो उनके बीच में पॉसिबल करके आपको इक्वल डिस्टेंस करना है। यानी कि अगर 6 लोग बैठते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि जो सर्कल होता है आपका 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो यानी कि हर सर्कल में 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो लगभग आप एक आइडिया के साथ यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना सकते हो, क्योंकि सब सारे पीपल के बीच में यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज ये है कि अगर 6 लोग आप बैठा रहे हो तो 6 लोगों को आप इस तरीके से ही बैठा सकते हो, जैसे कि आप 4 लोगों को 90 डिग्री एंगल पर रख दो और 2 लोगों को इस तरीके से रख दो। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी इस तरह की गलती मत करना कि इन लोगों को इस तरीके से बैठा दिया। ठीक है, ये गलत होगा आपका अरेंजमेंट, या तो आप इससे फॉलो कर लो या तो इसे फॉलो। ठीक है, अब बता दिए 8 लोगों तो 8 लोगों का अरेंजमेंट काफी मतलब जो इक्वल डिस्टेंस वो इजी हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे आपने अगर वो देखा होगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमने बनाया था, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, और ये आपके कार्डिनल डायरेक्शन हो जाते हैं कि हर 45 डिग्री पर एक पर्सन को फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल में ध्यान रखना है कि अगर 8 लोग बैठे हुए हैं तो आप 8 लोग के अरेंजमेंट को इस तरीके से ना बनाएं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आती है आपकी कि अगर आप लोग बिगनर्स हो, जैसे मैंने कल लास्ट टाइम में पूछा था आपसे कि यहाँ पे जो लोग बिगनर्स हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लेफ्ट राइट समझने में। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सब लोग सेंटर फेसिंग वाले हैं, तो इसे 8 लोग है ना, तो 8 लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे यानी कि टेबल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पर्सन के विद रिस्पेक्ट में देखो, ये वाला जो पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, इसका राइट यानी कि इस तरफ होगा, तो आप क्या करोगे, आप डॉट लगाकर राइट पॉइंट मार्क करना स्टार्ट कर सकते हो अगर आप लोग बिगिनर हो। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हो या कभी आपने करे तो आपको एक आइडिया होता ही है राइट लेफ्ट का। लेकिन अगर नहीं है, अगर आप लोग बिगिनर्स हो, दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि जब आप डाटा पढ़ोगे क्वेश्चन के अंदर तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर होगा कि या तो आप एक हैबिट बना लो अपनी कि जो भी लोग हैं या तो आप उनका राइट मार्क करो, ठीक है, क्योंकि राइट या लेफ्ट मतलब कि एक, ठीक है, और जो आप करते आ रहे हो वही हमेशा करना, क्योंकि आपको एक ही पता होगी फिर कि आप जो मार्क करते हो और क्या मार्क नहीं करते। तो जिसे आप मार्क नहीं करते वो लेफ्ट हो जाएगा, और इसके जिसे आप मार्क नहीं करते वो राइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक,
अगर आउटसाइड फेस करने वाला क्वेश्चन आता है तो आउटसाइड फेस करने में और सेंटर फेस करने में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि आपका राइट और लेफ्ट इंटरचेंज हो जाता है बस। जब आप बाहर देखते हो तो इस साइड पर आपका राइट हो जाता है फिर, क्योंकि सब लोग बाहर देख रहे हैं फिर। तो इस एंड पर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि आप राइट मार्क करते हो तो जो मार्क नहीं होता वो आपका लेफ्ट साइड हो जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। यस सर, क्लियर है इतना। इसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पर आती है कि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर राइट और लेफ्ट पहले बता दिया, लेकिन क्वेश्चन आपके आते हैं जहाँ पर आपके कुछ लोग अंदर देख रहे होते हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे होते हैं। तो वो जो आपके फिर ऑब्वियस बात है कि पहले आपको इन क्वेश्चन पे कमांड बनानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपको पता ही नहीं होता कि किसका राइट मार्क करे किसका लेफ्ट मार्क करे, अंटिल अनलेस आपको किसी का डाटा मिल जाए एग्जैक्टली। ठीक है, तो पहले इन क्वेश्चन पे कमांड अच्छी करोगे तब वहां पर जाके, क्योंकि वहां पर जाके आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है। राइट और लेफ्ट आपको मतलब इस तरीके से हो जाना चाहिए कि आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़े। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ वर्डिंग से कुछ टर्म से उनकी हम बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ए इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ बी who is sitting third to the right of C। दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ, A is to the second left of B and sitting and is to the third right of C। ऊपर वाले और नीचे वाले स्टेटमेंट में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? ऊपर वाले स्टेटमेंट में नीचे वाले स्टेटमेंट में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? सर पहले वाले में सी की बात बी के रिस्पेक्ट में हो रही थी, मतलब बी की बात सी के रिस्पेक्ट में हो रही थी, और जो दूसरा वाला है उसमें एक ही बात हो रही है दोनों की। यहाँ पर जब हु आता है इसका मतलब होता है कि आगे का जो भी डाटा दिया होता है वो नियरेस्ट लेफ्ट वेरिएबल के लिए होता है, यानी कि बी। और जो एंड के बाद डाटा दिया होता है ये आपका सबसे पहले स्टेटमेंट के सबसे पहले वेरिएबल के लिए जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सर्कल के अंदर अरेंज कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। अगर ये 8 लोगों का अरेंजमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे 8 के 8 लोग कहाँ देख रहे हैं, सेंटर तरफ देख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन जब स्टार्ट करो तो आप कहीं से भी कर सकते हो। मैंने ये बात लास्ट टाइम भी बताई थी कि सर्कल के अंदर इनिशियल पॉइंट कुछ नहीं होता। हाँ, बट एक बार जब कोई पॉइंट मार्क हो जाता है तब उसके अकॉर्डिंग चीज चलने लगती है। तो ए इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, तो मैं क्या करता हूँ, बी की पोजीशन को एक अज्यूम करता हूँ, बी की इस पोजीशन को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब ए इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि लेफ्ट साइड कहाँ है जो मार्क नहीं करा है, तो 1 2, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। अब ये क्या लिखा है, ए सेकंड इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ बी हु, माने कि अब बी के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो बी को सी के थर्ड राइट पे होने के लिए सी को मुझे कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड टू द राइट ऑफ सी हो। समझ आया ये मार्किंग जो करी है पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? उसके बाद आपको सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, A is to the second left of B, यानी कि अगेन मैं अगर इनको सेंटर फेसिंग करके B को यहाँ पे मानता हूँ, ठीक है, तो अब A is second to the left of B, यानी कि A यहाँ पर आएगा, and is third to right of C, यानी कि जो B है वो जो C के थर्ड राइट में है, यानी कि C यहाँ पर आएगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो मतलब सिर्फ एक वर्ड हु या एंड के यूज करने से दोनों अरेंजमेंट में काफी डिफरेंस आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ टर्म्स होते हैं आपकी इमीडिएट, एडजेसेंट, नेबर, इन सब का मतलब क्या होता है कि जो भी पर्सन, जिन दो पर्सन के बीच में इस वर्ड को यूज किया जाएगा उनके बीच में कोई और पर्सन नहीं बैठा हुआ है, ठीक। तीसरी चीज ये क्लियर है सबको यहाँ तक एक बार? जैसे कि अगर 6 लोगों का अरेंजमेंट है, 6 पीपल आर सिटिंग, और 8 पीपल का, तो अभी ना 8 पीपल का 6 पीपल का सबसे ज्यादा 95% केस में ये वाला आपका आता है, ठीक है। ये रेयर ऑफ रेयर है, एसएससी में देख सकते हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है जैसे कि 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन A and B, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन A and B। क्या हुआ इसका मतलब? देखो, जब 6 लोगों का अरेंजमेंट होगा, इस अरेंजमेंट को आप कोशिश करना, 6 लोगों के अरेंजमेंट को आप इस तरीके से ही बनाओ, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप बेसिकली अगर 6 लोग हैं तो आप उन 6 लोगों को इस तरीके से बिठाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करने का, कहने का मतलब है कि अगर किसी भी 2 लोगों के बीच में अगर 2 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि 6 लोगों के अरेंजमेंट में वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। जैसे मैंने बोला, अगर मैं ए को यहाँ बैठाता हूँ और ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, यानी कि अगर मैं लेफ्ट से ए के अगर सेंटर देख रहे हैं तो ए के अगर लेफ्ट से भी जाता हूँ तो भी यहाँ पे 2 लोगों के बाद में इस पोजीशन पर आऊंगा, और ए के अगर राइट से भी जाता हूँ तो 2 पोजीशन के बाद में उसकी इस पोजीशन पे आऊंगा। यानी कि अगर 6 लोगों के अरेंजमेंट में किसी भी 2 लोगों के बीच में आपके 2 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि वो दोनों कैसे आएंगे? अपोजिट आएंगे। सिमिलरली अगर 8 पीपल का अरेंजमेंट है तो 8 पीपल का अरेंजमेंट में कैसे बैठाओगे? चीजों को इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, यानी कि अगर मैं ए को यहाँ बैठाता हूँ और अगर मैं ए के राइट की तरफ से भी जाऊंगा तो अभी मैं इस पोजीशन पर आऊंगा बी को लेकर, और मैं ए के लेफ्ट से भी जाऊंगा तो अभी मैं बी को लेकर इस पोजीशन पे आऊंगा। तो क्या याद रखना है कि अगर 6 लोगों का अरेंजमेंट है और 2 लोग बीच में बैठे हैं तो वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और अगर 8 लोगों का अरेंजमेंट है और 3 लोग बीच में बैठे हैं, यानी कि उस केस में भी वो लोग एक दूसरे के
अपोजिट हो जाएंगे। समझ आया ये पॉइंट? ठीक है, थोड़ा बहुत जो एक आध 19-20 जो पॉइंट्स है वो आपको क्वेश्चंस के साथ क्लियर अपने आप खुद ही चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट तरीका है कि जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी अच्छी आपकी कमांड पर बनती जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल प्रीलिम्स क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन के साथ, धीरे धीरे मेंस भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आप लोग ट्राई करना चाहोगे इसे एक बार? आप लोग ट्राई करना चाहोगे कि क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको? देखो इस क्वेश्चन को एक बार। Eight people are sitting around a circular table facing towards the center of the table, यानी कि सेंटर की तरफ फेस करके बैठे सब लोग। यानी कि आप चाहो तो इनका क्या मार्क कर सकते हो, राइट मार्क कर सकते हो। ठीक है, there are two people sitting between P and Q either from left or right. Okay, R sits to the immediate right of Q. S sits second to the left of R. देखो क्वेश्चन का सबसे पहला पॉइंट सुनो कि आपको स्टार्ट कहां से करना था। जैसे कि अब मेरी बात सुनना, हम लोग थ्रू आउट द क्वेश्चंस मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर दो केसेस बन रहे हैं तो मैक्सिमम दो केस का डील करेंगे। उससे ज्यादा अगर केस बनेंगे तो हम वहां पर कंडीशन को नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन दो से ज्यादा केसेस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अनटिल अनलेस वो एक मेंस का क्वेश्चन है तो एक अलग बात है। ठीक है, नाउ देयर आर टू पीपल सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। अगर आप इस क्वेश्चन को इसी पॉइंट से स्टार्ट करते तो या तो पी और क्यू में दो लोग, यानी कि या तो क्यू यहाँ पर आएगा या तो क्यू आपका यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ एक कंडीशन में ट्राई करते तो क्या करते, इस वाली कंडीशन को साइड से लिखते हैं। ठीक, अब आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू।
अब Q को यहाँ पर बैठा लो, अब यहाँ क्या लिखा है, R sits to the immediate right of Q, ठीक, S sits second to the left of R, S यहाँ आ जाएगा, there are 3 people sitting between S and T, तो 1 2 3 आपका T यहाँ आ जाएगा, ठीक, U इधर इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो अब यहाँ पे देखो या तो U यहाँ पर आता या तो U आपका यहाँ पर आता, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक, 3 people are sitting between U and V, अब U और V के बीच में 3 लोग हैं, यानी कि ये दोनों अपोजिट आएंगे, तो अगर आप U को यहाँ बैठाते U और T में तो V यहाँ नहीं आ सकता था, अगर आप U को यहाँ बैठाओगे तब जाकर आपका V यहाँ पर आएगा, ठीक है, W sits second to the left of V, W sits second to the left of V, तो W आपका कहाँ पर आ जाएगा, W आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि V आपका ऑलरेडी प्लेस्ड है। अब P और Q के बीच में 2 लोग हैं तो Q यहाँ पे बैठा है, तो 1 2 P आपका यहाँ, समझ आया। अगर आप इस क्वेश्चन की कंडीशंस जो आपको कंफर्म नहीं मिल रही है, अगर आप साइड से नोट डाउन करते चले जाते हो तो आप एक कंडीशन में भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर पहले ही बता दूं, कोई किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट के कोई रूल नहीं है कि 2 है या 1 भी नहीं है, ठीक है, कंडीशंस के सिनारियो के हिसाब से अपने आप को आपको समझना पड़ेगा, वो चीज कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। अब यहाँ पर अगर कोई भी कैंडिडेट आप में से पहले स्टेटमेंट से क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहता था तो कर सकता था, लेकिन वहां पे 2 कंडीशन बनानी पड़ती, लेकिन अगर उसे लगा कि अभी ये चीज 2 कंडीशन दे रही है, उसको अगर होल्ड पर रखना है तो आप साइड से लिखकर आगे प्रोसीड कर सकते थे, ठीक है। निशा समझ में आया, दीपक चंडोला, प्रमोद, निशा समझ में नहीं आया क्या आपको? एक बार बोल दो, पूछ रहा हूँ तो मैं, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन एफ डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस, तो अगर आप एस के लेफ्ट से काउंट करोगे तो एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, तो 2 लोग हैं। What is the position of T with respect to R? R के respect में T की position क्या होगी? Second to the right. Who among the following are the immediate neighbors of W? तो W के immediate neighbor यहाँ कौन कौन है, P और T? Four of the following five are alike in a certain way based on the given arrangement. Hence form a group. Which is the one that does not belong to that group? देखो ट्राई करो इसे सॉल्व करने का। इसमें से 5 में से 4 एक जैसे हैं, बाकी एक थोड़ा अलग है। तो UT रीजन तो वो रिवर्स ऑर्डर में है बाकी से। UT इसके बाद है आपका PW। हाँ, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन एक्चुअली दूसरे पर्सन के राइट में है, बट थर्ड वाले ऑप्शन में U जो है लेफ्ट में है। तो R और Q में देखोगे तो R राइट में होगा क्योंकि R राइट में है क्योंकि, और V और P में देखोगे तो V भी आपका राइट में है, ठीक है। लेकिन आप थर्ड ऑप्शन में देखोगे U और T में तो U आपका लेफ्ट में है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस ठीक है। नेबर से रिलेटेड अगर होगा मन तो यहाँ पर सब कुछ नेबर से रिलेटेड है ना। यहाँ पर 5 ऑप्शन में कोई ऐसा ही नहीं है जो दूर बैठा हो। वीपी भी तो नेबर है, यहाँ पे वीपी नेबर है, पीडब्ल्यू नेबर है, क्यूएस नेबर है, यूटी आरक्यू भी तो नेबर है, सारे नेबर्स ही तो है इसमें, ठीक है। Who sits to the immediate right of V? तो immediate right of V कौन बैठा हुआ है यहाँ पे? S बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
8 persons are sitting around a circular table facing center. ठीक है, H फेसेस B। अब इसका मतलब क्या है, H फेसेस B का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बट स्टिल आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो स्टार्ट कर लो। ठीक, 2 पर्सन सिट बिटवीन F एंड B। अब F और B के बीच में 2 लोग हैं, मतलब या तो F यहाँ पर आएगा या तो F आपका इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, E सिट सेकंड टू द राइट ऑफ D। ठीक है, उसके बाद F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, सेकंड टू द राइट ऑफ C। ठीक है, F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, who is one of the immediate neighbor of G। यानी कि जो C है वो किसका नेबर है, G का। ठीक है, C is not an immediate neighbor of B। C B का नेबर नहीं है। अब सुनो, यहाँ पर अगर आप F को यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो C के सेकंड राइट में कौन है, F, यानी कि C यहाँ पर आएगा और C और B नेबर हो जाएंगे। इसका मतलब आप F को इस पोजीशन पे नहीं रख सकते, तो F को कहाँ रखोगे, इस पोजीशन पे। अब C के राइट में कौन है, F है, तो C यहाँ आ जाएगा। ठीक, C और G नेबर है, तो G आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद F और B के बीच में 2 लोग हो चुके हैं, ये कंडीशन हो गई। अब देखो, D के राइट में E है, तो मैं D को यहाँ प्लेस करता हूं अगर, तो E यहाँ पर नहीं आ पाएगा। D को अगर यहाँ प्लेस करता हूं तो E आपका यहाँ आ जाएगा, और रिमेनिंग कौन है, A, वो यहाँ है। समझ आया क्वेश्चन? शालू, निशा, प्रमोद, दीपक, भास्कर, यही बना था सर। Who among the following sits third left to F? F के थर्ड लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, G होगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक, Who among the following faces A? A को फेस करके कौन बैठा है, A को फेस करके कौन बैठा है, G बैठा है। Which of the following pair sits between H and E? H और E के बीच में कौन सा पेयर बैठा है, तो ये H है, ये E है, तो कौन बैठा होगा, G और C बैठा होगा वहां पे। क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार ट्राई करो करने का। एक सेकंड, ये डिफरेंट क्वेश्चन था, राइट। ये सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड, ये अलग है। ठीक है, चलिए ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। वो पहले 2 क्वेश्चन सिर्फ 2 के लिए थी। ठीक है, अब आपको बेसिकली एक बार 5 क्वेश्चन करा दिया, इसका मतलब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो बार-बार 5-5 क्वेश्चन करने का लॉजिक ज्यादा नहीं है, एक आधा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो आप।
8 friends are sitting around a circular table facing outside the center. A sits third to the left of B, while second to the right of F. अब ये while का मतलब क्या हो गया, and D हो गया इसका मतलब, ठीक है. A sits third to the left of B and second to the right of F. D does not sit next to A और B, यानी कि D यहाँ नहीं बैठ सकता, D यहाँ नहीं बैठ सकता, D यहाँ नहीं बैठ सकता, D यहाँ नहीं बैठ सकता. D की एक पोजीशन हो चाहिए. C and G always sit next to each other, यानी कि always sit next to each other का मतलब हो गया adjacent है, और सिर्फ ये दोनों पोजीशन खाली है adjacent के लिए, तो यहीं पर दोनों आएंगे. H never sit next to D, तो H यहाँ नहीं आ सकता. And C does not sit next to B, तो C यहाँ पे नहीं आएगा. C आ जाएगा यहाँ पे, G आ जाएगा यहाँ पे, तो A B C D E आ गया, तो E आपका यहाँ. ठीक है, क्लियर है. ये क्वेश्चंस आपके क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लर्क के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को, इन तीनों में से इस टाइप का एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा 100%. और आपको कोशिश ये करनी है कि आप इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट में कर पाओ. क्या कर पाओगे 1.5 मिनट में क्वेश्चन को? यस सर, हो जाएगा. Which of the following pair sits between H and E? तो H और E के बीच में कौन बैठा है? D और F बैठे हुए. ए ऑप्शन. Next, starting from A's position, if all the 8 were arranged in alphabetical order in clockwise direction, the sitting positions of how many members excluding A not change? A से लेकर clockwise direction में मुझे सभी लोगों को alphabetical order में लिखना है. तो A की पोजीशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर लिखना स्टार्ट करता हूं तो A, B, C, D, E, F, दो की पोजीशन चेंज नहीं होगी. H. तो वो क्या पूछ रहे हैं? द सिटिंग पोजीशन ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग A नॉट चेंज. तो A को अगर हटा के देखा जाए तो एक तो आपकी H की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा और आपकी E की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2. ठीक है. Which of the following pair has only one person sitting between them? The counting is done in clockwise direction. देखो ये None of these. चेक कर दे सकता. Which of the following pair has only one person sitting between them? The counting is done in clockwise direction. यानी कि A से B की तरफ काउंटिंग करनी है क्लॉकवाइज में. तो A और B के बीच में तो बहुत सारे लोग हैं, C और D के बीच में बहुत सारे लोग हैं, F और E के बीच में बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन एक ही है. बट अगर F से E में चेक कर रहा हूँ तो F से ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है ना, तो वो भी नहीं चलेगा. उसके बाद G और H, तो G और H के बीच में बहुत सारे लोग हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीस. क्लियर है सबको? ज्यादा 3 क्वेश्चन कराए हैं, तीनों क्वेश्चन बेसिक है और क्लरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप चाहो तो आप ये चीज देख सकते हो. एसबीआई क्लर्क हो, चाहे आगे फ्यूचर में आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे आगे आरआरबी क्लर्क आएगा, जो भी आएगा उस सब में बेसिक में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा. 100% देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ट्राई करो.
हुआ क्वेश्चन किसी से? नो सर। सर एक पॉइंट बच गया, चलो 1 मिनट और ले लो। लास्ट वाला। क्या हुआ? बस गिव अप कि अपन में गलत हो गया इसमें। अमन, निशा, प्रमोद, दीपक, भास्कर कर रहे हैं तो कर लो फिर। सर इसमें ये समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। मैंने वाई और एक्स से किया। फोर बॉयज एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, यानी कि जो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू है ये कौन है आपके मेल पर्सन है, और एस टी यू वी आर सिटिंग एंड गर्ल्स, तो ये कौन है आपकी गर्ल्स है। ठीक है, ओके। आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, टू गर्ल्स एंड टू बॉयज आर नॉट फेसिंग द सेंटर। इसका मतलब क्या हो गया? अगर टू गर्ल्स और टू बॉयज आर नॉट फेसिंग द सेंटर, यानी कि 4 लोग आउटसाइड देख रहे हैं और 4 लोग इनसाइड देख रहे हैं, यानी कि सेंटर। नो 3 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर, भाई ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने? यहाँ पे 3 लड़कियों को साथ में नहीं बिठाएंगे, क्यों कर दिया भाई ऐसा? बातें करती हैं। आगे तो मतलब बेसिकली इतना तो पता है कि 8 लोगों का अरेंजमेंट है और 8 लोग बैठे हैं इस तरीके से। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब मिसलेनियस क्वेश्चन आता है सेंटर और आउटसाइड फेस करने का, तो उस केस में आप किसी का सेंटर नहीं मार्क कर सकते, या कौन बाहर देख रहा है वो भी मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी पोजीशन पे जो बंदा बैठा है वो अंदर या बाहर देख रहा है, तो उसको आपको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। आगे Z is second to the left of you। अब पॉइंट ये है कि Z is second to the left of you तो ठीक है, लेकिन U अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है वो भी नहीं पता मुझे, तो अगर वो बनाता हो तो डबल डबल कंडीशन हो जाएगी, तो इसलिए फिलहाल को उसको आप साइड से लिख लो। Z is second to the left of you। हाँ, लेकिन डाटा जब लिखना तो अपने लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग ही लिखना, ठीक है। U अब who is not near to Y, यानी कि U और Y एक दूसरे के नेबर नहीं। S is third to the left of V, यानी कि S is third to the left of V। अभी मैं लिख नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि अगर S third to the left of B बैठा है तो B कहाँ देख रहा है, सेंटर में देख रहा है या बाहर देख रहा है। ठीक है, S is third to the left of B and one of them is not facing the center, यानी कि S is third to the left of B है and one of them is not facing the center। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। इसको इस तरीके से लिख लो, ये आपका अपोजिट फेस करने का सिंबल हो जाता है। इसको आप ऐसे लिख लो कि S और V दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये बात समझ में आई? ये बात है? यस नो सर। सर, नो सर। क्यों? उसमें क्या समझ में आई? आपने लिखा हुआ है ना कि S is third to the left of B and one of them is not facing the center, तो one of them is not facing the center मतलब क्या हो गया कि एक बार देख रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा अंदर देख रहा होगा। ओके। उसने जब पर्टिकुलर एक बनने के बारे में स्टेटमेंट बोला है तो दूसरे बनने के बारे में ऑटोमेटिकली दूसरी चीज हो जाएगी। उसके बाद अब क्या लिखा है? X is third to the right of Y who is facing the center, यानी कि मुझे पहला मेरा हिंट मिलता है क्वेश्चन का, जहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं क्वेश्चन। X is third to the right of Y who is facing the center, यानी कि Y सेंटर फेस कर रहा है, तो मैंने Y को यहाँ सेंटर फेस करके यहाँ बैठा दिया। अब X is third to the right of Y, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, X यहाँ आ जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? T and W are facing each other। इस लाइन का मतलब कौन बताएगा मुझे? सेंटर की तरफ देख रहे हैं दोनों और अपोजिट बैठे हैं। हाँ, यहाँ पर इस लाइन के अंदर दो मीनिंग है कि T और W एक तो अपोजिट बैठे हैं, यानी कि 3 के गैप पे बैठे हैं, और एक दूसरे को फेस वो तभी कर पाएंगे जब दोनों का फेस सेंटर की तरफ होगा, वरना अगर बाहर देख रहे होंगे तो एक दूसरे को कैसे देखेंगे? तो T and W are sitting opposite to each other and facing each other, यानी कि दोनों लोग सेंटर देख रहे हैं। तो ये वाला जो सिंबल हो गया ये सेंटर का हो गया। ठीक है, मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑफ फेस। हाँ
अब उसके बाद टी और डब्ल्यू क्या कर रहे हैं, टी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट भी बैठे, यानी कि ये अपोजिट का सिंबल हो गया और ये आपका सेम डायरेक्शन स्पेस करने का सिंबल हो गया, ठीक है। एंड बोथ आर नॉट नियर टू वाई और वी, यानी कि ना तो टी वाई के पास है, ना डब्ल्यू वाई के पास है, ना टी वी के पास है, ना डब्ल्यू वी के पास है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखो आप बेसिकली क्वेश्चन को स्टार्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे आगे प्रोसीड कैसे करोगे, तो आपके पास सबसे बड़ी हिंट है टी और डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, तो ध्यान से देखो कि अगर टी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं मतलब इनको अपोजिट दोनों पेयर खाली चाहिए, तो यानी कि ये वाला पेयर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ वाई बैठा है, ना तो ये वाला पेयर हो सकता है, यहाँ पर एक्स बैठा है। तो बचे आपके दो पेयर, कौन कौन से, उनमें हम रख कर देखते हैं। अगर मैं ये वाला पेयर लेता हूँ अपोजिट का, तो टी या डब्ल्यू को यहाँ बैठाऊंगा या टी या डब्ल्यू को यहाँ बैठाऊंगा। अब बात ये आती है कि ना तो टी वाई के पास बैठा है ना डब्ल्यू वाई के पास बैठा है, इसका मतलब ये वाला अपोजिट पेयर भी नहीं होगा। क्या ये बात समझ आई? तो इसका मतलब जो अपोजिट पेयर होगा वो कौन सा होगा, एक अपोजिट पेयर बचा आपका ये वाला, यानी कि टी या तो यहाँ आएगा या डब्ल्यू, या टी यहाँ आएगा यहाँ पे डब्ल्यू आएगा, और ये दोनों कहाँ देख रहे हैं, सेंटर देख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब बात आती है आगे, अगर हम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट आपने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो कि इसको देखो और इस पॉइंट को देखो, आपको यू के बारे में ज्यादा डाटा दिया हुआ है, यू वाई के पास नहीं बैठा, यानी कि यू आपका यहाँ पे नहीं आएगा, यू आपका यहाँ नहीं आएगा, यानी कि यू या तो यहाँ पर आता है या तो यू यहाँ पर आता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जेड जो है यू के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ से भी दो बातें निकल के आ रही है कि जेड और यू के बीच में एक पर्सन तो होना ही चाहिए। लेफ्ट राइट तो एक अलग बात है, लेकिन एक पर्सन तो होना चाहिए। लेकिन अगर यू इस पोजीशन पर बैठा है तो एक के गैप के बाद यहाँ पर टी डब्ल्यू है और यहाँ पर भी एक के गैप पर टी डब्ल्यू है, यानी कि यू आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यू के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची है, वो ये। समझ आई ये बात? सर एक चीज और भी तो होगी, बताओ। हमें y और w का पता चल गया कि वो सेंटर फेसिंग है, तो बाकी ये तो बॉयज है यानी x और z वो आउटसाइड फेसिंग है। हाँ ठीक है, उस चीज से भी आप कर सकते हो, वो तो डायरेक्शन आप बाद में देख लो, पहले सिटिंग अरेंजमेंट कर लो, डायरेक्शन बाद में अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपने यू को यहाँ बैठाया तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपका इस तरफ तो एक्स बैठा है, तो जेड ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। अब यू के लेफ्ट में जेड, यानी कि यहाँ पर मुझे यू को कहाँ दिखाना पड़ेगा, बाहर दिखाना पड़ेगा। समझ आया ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट समझ आया बाकी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी बात आती है, एस और वी की बात आती है। तो एस और वी के बीच में दो गैप है, यानी कि एक दो एस और वी इस पोजीशन पे आएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और एस आपका, वी की बात करो तो ना तो वी आपका टी के पास है ना वी आपका डब्ल्यू के पास है, तो वी को अगर यहाँ बैठाऊंगा तो टी या डब्ल्यू में से कोई ना कोई एक तो आएगा, इसका मतलब वी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा और एस आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हो गया मेरा अब वी के लेफ्ट में v और h की पोजीशन सेंटर चेंज थी, वी के थर्ड लेफ्ट में एस है, तो यानी कि अगर मैं अंदर देखूंगा तब जाकर वी का थर्ड लेफ्ट में एस आएगा। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 सेंटर फेसिंग हो गए, तो बाकी के सारे लोग बाहर देख रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी काफी सारी चीजें बन चुकी है, सारा ये डाटा क्लियर हो चुका है, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचता है कि टी और डब्ल्यू की पोजीशन डिसाइड कैसे करी जाएगी, तो उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपका मेल पर्सन कौन कौन है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, यानी कि ये फीमेल और ये फीमेल। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि 3 फीमेल साथ में नहीं बैठ सकती, यानी कि ये जो फीमेल है ना आपकी टी, ये यहाँ पर नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर टी को बैठा दोगे तो टी यू वी तीनों फीमेल है, तीनों फीमेल साथ में बैठ जाएंगी, क्वेश्चन में ऐसा मना करा हुआ है। यानी कि आपका डब्ल्यू आएगा यहाँ पे और आपका टी आएगा यहाँ पे। अब डब्ल्यू आपका मेल हो गया, टी आपका फीमेल। समझ आया क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन में आप, प्रीलिम्स का ही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट ले सकते हो।
3 मिनट मैक्सिमम। क्लियर हुआ सभी लोगों को? So who among the following is sitting between y and w when counted clockwise from y? तो y से Z. clockwise काउंट करेंगे तो y और w के बीच में कौन आ जाएगा? z आ जाएगा। How many friends are sitting between u और s? u और s के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। चाहे लेफ्ट से चेक कर लो चाहे राइट से चेक कर लो, क्योंकि u और s अपोजिट बैठे हुए। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करो ट्राई। चलिए आप लोग एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसको आप लोग ट्राई कर लेना, फिर जब भी नेक्स्ट क्लास होगी आपकी तो उस क्लास में हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? चलो ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके चलो।